Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 6th of October 2023. तो गाइज आज है तारीख 6 अक्टूबर 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बोजनाकोंडा को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अस्त्राधारिणी दैट वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो उस समय पर जो इंडियन नेवल शिप अस्त्राधारिणी है वो चर्चा में रहा होगा, जिस बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि जो INS अस्त्राधारिणी है वो क्या है एग्जैक्टली। ऑप्शन नंबर A, क्या ये एक एम्फीबियस वॉरफेयर शिप है। ऑप्शन नंबर B, क्या ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। या ऑप्शन नंबर C, क्या ये टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है। या ऑप्शन नंबर D, ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो उसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, आप लोगों को इस आर्टिकल के बारे में ज़रूर से पता चल गया होगा, पिछले कई सारे दिनों से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है महादेव ऐप स्कैम। तो ये जो स्कैम है वो एग्जैक्टली क्या है थोड़ा सा जानेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि यहाँ पे न्यूज़ में लगातार बनी हुई है, उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू हो गया, उसके साथ टाइम्स ऑफ इंडिया, मिंट, NDTV, सभी के सभी जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो इस आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है, कपिल शर्मा है, रणबीर कपूर है, इन सबको ED ने समन किया है, ED ने बुलाया है ताकि यहाँ पर इस एप्लीकेशन के तहत थोड़ा सा पूछताछ किया जा सके। क्योंकि बोला ये जा रहा है जैसे यहाँ पे रणबीर कपूर है तो ऐसे और भी सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने मिलकर यहाँ पे इस एप्लीकेशन का प्रमोशन किया है। और एप्लीकेशन का प्रमोशन करने के बाद में किस तरीके से इनके पास में पैसा आया, ऑब्वियस ही बात है प्रमोशन ये फ्री में करेंगे नहीं, तो किस तरीके से किस जरिए से यहाँ पर पैसा आया है उसको लेकर भी काफ़ी सारी पूछताछ यहाँ पर होने वाली है। तो ED ने यहाँ पर इन सबको बुलाया, जिस वजह से यहाँ पर ढेर सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो आज के समय पर चर्चा में नज़र आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मैटर क्या है मैं आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। दोस्तों, स्क्रीन पर जो आपको ये पर्सन दिखाई पड़ रहा है इसका नाम है सौरभ चंद्राकर। तो छत्तीसगढ़ के रहने वाले ये सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दोनों मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वांटेड हैं। यानी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो जो सौरभ है, अगर आप इसका इतिहास देखोगे तो ये कभी भिलाई में जूस बेचा करता था, लेकिन आज जो है इसके पास से करोड़ों रुपया की जो संपत्ति है वो जब्त की जा रही है। अब ये जो दोनों पर्सन है ना, इन दोनों के ऊपर आरोप क्या है, दोनों पर्सन कौन कौन, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। तो दोनों के ऊपर आरोप यह है कि जो ये एक ऑनलाइन स्पोर्ट्स सट्टेबाजी वाला एप्लीकेशन है जिसका नाम इन्होंने महादेव एप्लीकेशन दिया, इस एप्लीकेशन के ज़रिए नए नए जो यूज़र्स हैं इनको ये जोड़ते हैं और उन्हीं लोगों के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग ये करते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है दैट इज़ ED, क्योंकि ED का मेन काम यही है कि भाई पैसों को लेकर जहाँ पे भी फ्रॉड हो रहा है, जहाँ पर भी इस प्रकार के इश्यूज़ हो रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो रहे हैं, उन सबको हैंडल करने का, उनका इन्वेस्टिगेशन करने का काम हमारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास में है। तो ED के पास में जो भी यहाँ पर बातें आई हैं उन सूत्रों की अगर हम मानते हैं तो ये बताया जाता है कि जो ये चंद्राकर है, चंद्राकर ने 18 सितंबर 2022 को दुबई के एक 7 स्टार होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी दी थी। और इस पार्टी में कुछ जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं वो सब शामिल हुए थे। उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया था, ठीक है, आपने देखा होगा नेहा कक्कड़ और ये सब यहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ है वो सब प्रेजेंट थे। तो उन सबको यहाँ पे बुलाया और बोला ये जा रहा है
जितने भी सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया था पार्टी के अंदर में, उन सभी सेलिब्रिटीज़ ने लगभग 40 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। अब जो महादेव ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशन है, ये एक गेमिंग ऐप है। अब जिससे क्या होता है कि मतलब कि ये जो पूरा का पूरा एप्लीकेशन चल रहा है, इसके अलग अलग 30 सेंटर्स बना रखे हैं और उन 30 सेंटर के माध्यम से पूरे एप्लीकेशन को ऑपरेट किया जा रहा है। अब होता यहाँ पर यह है कि रायपुर, कोलकाता, भोपाल और मुंबई के जो अलग अलग ठिकाने हैं, यहाँ पे जो सेंटर्स हैं, इन सेंटर्स पर भी छापेमारी की गई है और छापेमारी करने के बाद में लगभग 417 करोड़, कितने, 470 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई है। इलीगल प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखने को मिली है इनके पास में, वो सब यहाँ पर आज के समय पर जब्त कर ली गई है। तो दुबई में यहाँ पर जो ये शादी हुई थी चंद्राकर की, इस शादी में लगभग सौरभ चंद्राकर ने 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपीस खर्च किए थे, जिस पे तो कई सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो आए थे, उन्होंने अपना परफॉर्म किया था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर अभी रिसेंटली टाइगर श्रॉफ को लेकर भी न्यूज़, क्योंकि टाइगर श्रॉफ भी यहाँ पर शादी में शामिल था। टाइगर श्रॉफ, सनी लियोन, उसके अलावा नेहा कक्कड़ और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। खैर, जब हम बात करें रणबीर कपूर की, तो रणबीर कपूर ने इस एप्लीकेशन का प्रमोशन किया है। कपिल शर्मा ने यहाँ पर एप्लीकेशन के प्रमोशंस किए हैं, तो उनको अगर उन्होंने प्रमोशन किया है तो उस प्रमोशन के बेसिस पर किस तरीके से उनको पेमेंट मिला है, किस चीज़ के ज़रिए पेमेंट मिला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जानना ज़रूरी हैं, ताकि और डिटेल्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके इस पर्टिकुलर स्कैम को लेकर, जिसके लिए ईडी ने यहाँ पर इन सभी लोगों को समन किया है, बुलाया है। अब ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैटर क्या है वो तो आप समझ चुके हैं अब, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए इतना काम का नहीं है, बट खाली यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक बॉडी के बारे में जानना है, दैट इज़ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। इस वजह से मैंने आपको इसके बारे में कुछ डिटेलिंग्स पढ़ाई हैं, क्योंकि ये पिछले कुछ समय से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। हर दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ जो आर्टिकल्स है वो पब्लिश हो रहे हैं। तो दोस्तों, होता क्या है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, समझते हैं। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट बॉडीज़ के बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो भी यहाँ पर पैसों से संबंधित बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, घोटाले होते हैं, उनके अंदर में इन्वेस्टिगेशन करने का काम डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट का होता है। यह बॉडी किसके अंडर में आती है? तो दोस्तों, जब भी आपसे पूछा जाता है ना कि मान लो कोई भी बॉडी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ईडी है, जब आपसे पूछा जाएगा ये ईडी कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है, यानी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जब आपसे पूछा जाएगा ये ईडी कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, एग्जैक्टली वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ये वर्क करता है, ठीक है। लेकिन पूछा अलग अलग तरीके से जाएगा तो आपको इसी तरीके से बताना है। अब बात यहाँ पर यह है कि 1 मई 1956, 1 मई 1956 में एक इन्फोर्समेंट यूनिट को तैयार किया गया, इसको बनाया गया। अब बनाने के बाद में क्या होता है, अगले ही साल, क्योंकि जो हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है हम उसका इतिहास ही पढ़ रहे हैं, तो 1956 में इस बॉडी को बनाया गया, नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। लेकिन अगले साल 1957 में इस यूनिट का नाम बदल दिया गया, बदलकर इसका नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। और आज के समय में जो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ये 2 प्रकार के जो कानून हैं, जो लॉज हैं, उनके तहत इन्वेस्टिगेशन करने का काम करता है। वो 2 कानून कौन कौन से हैं? एक है फेमा और एक है PMLA। फेमा का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। देखो दोस्तों, जो ये फॉरेन एक्सचेंजेस होते हैं उसको लेकर कई बार घोटाले होते हैं, उस पर्टिकुलर केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का काम भी यहाँ पर ईडी करता है। या फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, नाम से पता चल रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जैसे अभी आपने देखा इस वाले जो ऊपर वाला केस है, इसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही यहाँ पर एक मुद्दा निकल कर आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग जहाँ पे घुमा फिरा के अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है, अवैध तरीके से कमाया हुआ पैसा उसको लेजिटिमेट तरीके से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जाती है। तो उस पर्टिकुलर केसेस को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है। इस वजह से एक्ट का नाम ही क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो इसके तहत भी कोई केस आएगा तो कौन देखेगा, वो ईडी देखने का काम करता है, समझ गए। अब उसके बाद में ईडी का स्ट्रक्चर दोस्तों अगर आप देखोगे तो इसकी हायरार्की है पूरी, यानी कि जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, इसका एक मेन हेडक्वार्टर है, कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर में। और जो मेन हेडक्वार्टर है उसको कौन हेड करते हैं, एक प्रॉपर डायरेक्टर बैठाए जाते हैं, जिसको हम डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट बोलते हैं। प्लस ये तो मेन हेडक्वार्टर हो गया। मेन हेडक्वार्टर के अलावा ईडी के कुछ अलग अलग 5 रीजनल ऑफिसेस हैं अलग अलग जगह पर। वो ऑफिसेस कहाँ पर है, जैसे यहाँ पर एक मुंबई में है, चेन्नई में है, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली में है। और जितने भी ये ऑफिसेस हैं दोस्तों, ये सब हेड किए जाते हैं एक स्पेशल डायरेक्टर के थ्रू। उसके बाद ये तो होगा यहाँ पर रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस के अलावा भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के 10 और छोटे छोटे जोनल ऑफिसेस हैं जो अलग अलग जोन में हैं। और जो 10 जोनल ऑफिसेस हैं इसको हेड करते हैं डेप्यूटी डायरेक्टर। और केवल जोनल ऑफिस नहीं, जोनल ऑफिस के अंदर यहाँ पर 11 सब जोनल ऑफिस भी होते हैं, इसको हेड करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, समझ गए।
तो ये कुछ यहाँ पर कौन हेड करता है ये ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में रिक्रूटमेंट कैसे होता है, कैसे यहाँ पर ऑफिसर्स को ईडी में रखा जाता है। तो जो भी ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता है दोस्तों, ये डायरेक्टली होता है, या फिर जो हमारी और भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, है ना, और भी ऐसी एजेंसीज है जो इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती हैं, वहाँ के ऑफिसर्स को सीधा ईडी में लेकर आ जाते हैं, वहाँ पे रिक्रूटमेंट कर लिया जाता है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के आज के समय पर इस बॉडी में अगर आप देखोगे तो कई सारे ऑफिसर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल IRS, दैट इज इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर हो गए, IPS हो गए, इंडियन पुलिस सर्विस, IAS जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, UPSC से ही आप IRS, IPS, IAS बनते हो, ठीक है, ये हो गए। उसके अलावा यहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर्स, पुलिस, ये सभी लोग यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर में हमको देखने को मिल जाते हैं। तो ये था एक इंपॉर्टेंट बॉडी जिसको लेकर एक प्रश्न बन सकता है। ये मैंने पूरा आर्टिकल आपको समझाया, बैकग्राउंड डेटा आपको समझाया। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहो तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। क्वेश्चन ये है कि पेड ग्रुप में आपको मिलेगा क्या। जैसे अभी हमने ईडी वाला आर्टिकल डिस्कस किया, अब आर्टिकल में से तो कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो बैकग्राउंड डेटा था वहाँ से क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस है। इसी तरीके से हर एक आर्टिकल में आपको बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा दिया जाता है, जो कि आप लोग नोट्स वगैरह बनाते हो, ठीक है। तो क्या होता है ना, वो सारी चीज़ें अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे वीडियो से तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और ये जो PDF दिया जाता है इसमें कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऐसा है जिसको आप मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपके काम को आसान करने के लिए इसी ग्रुप के अंदर में जो बैकग्राउंड डेटा होता है उसकी PDFs प्रोवाइड करवाई जाती हैं, और वो PDFs दोस्तों A4 शीट में प्रिंटेबल फॉर्म की होती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई यहाँ पर मुझे अपना टाइम बचाना है, सीधा मुझे PDF को रीड करना है या प्रिंट करवाना है, तो आप वो काम कर सकते हो उन PDF को डाउनलोड करके, या फिर PDF मुझे डाउनलोड ही नहीं करनी है, मैं सीधा किसी भी तारीख का पढ़ सकता हूँ डाउनलोड करके, तो वो भी आपको फैसिलिटी मिल जाती है। उस ग्रुप में किसी भी तारीख का PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, उसको डिलीट भी कर दोगे कोई बात नहीं, आप ग्रुप में जाके दोबारा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा यहाँ पर खो जाएगा, उसकी कोई यहाँ पर परेशानी आएगी नहीं आपको, समझ गए। तो इस ग्रुप को जो ज्वाइन करने का अमाउंट है दोस्तों वो भी बहुत ही मिनिमम है, जो आप इधर उधर खर्च भी कर देते हो। जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, आपने केवल एक बार इन्वेस्टमेंट करना है 499 का। उसके अलावा आपको लाइफ टाइम के लिए वो ग्रुप की जो कह सकते हो मेंबरशिप है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो भी आपको उसमें फीचर्स दिए जाएंगे उनको आप एक्सेस कर सकते हो। दूसरी चीज़, इस ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, ठीक है। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख लेना कि एग्जैक्टली इस ग्रुप से मुझको क्या फ़ायदा होगा, उसके बाद अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में ये इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। आगे आते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। हमारा टारगेट यार डेली होता है 5000 प्लस लाइक्स का, प्लीज़ आप सपोर्ट कर सकते हो, इसको पहुंचा सकते हो। तो यहाँ तक पहुँच गए हो तो फटाफट प्रेस कर दो वो बटन को। now आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर स्पेशली एक पिटीशन जारी की गई थी, और पिटीशन में मांग ये थी कि जो डॉग की अलग अलग डेंजरस ब्रीड्स हैं, बहुत ही खतरनाक ब्रीड्स हैं डॉग्स की, जैसे पिटबुल हो गया, अमेरिकन बुलडॉग हो गया, रॉटवीलर हो गया, ये सब डेंजरस ब्रीड के अंदर में आती हैं, तो इन ब्रीड्स को बैन कर दिया जाए, इस प्रकार की एक मांग की गई थी हाई कोर्ट के अंदर में। पिटीशन जारी किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने यहाँ पर इस पिटीशन की सुनवाई करने से मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों अगर आपको न्यू दिल्ली के अंदर में ये डॉग पालना है, ये जो यहाँ पर बड़ी बड़ी ब्रीड्स हैं ये पालनी है, बाहर की ब्रीड्स पालनी है, तो उसके लिए यहाँ पर ये कंपलसरी है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अपने पेट डॉग्स का, ठीक है। ये बात यहाँ पर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के सेक्शन 399 के तहत यहाँ पर बोली जाती है, तो इसके तहत आपने रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि एक पर्टिकुलर पर्सन दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डालते हैं, उनकी मांग यह है कि इस प्रकार की जो डेंजरस ब्रीड्स हैं इनको दिल्ली में बैन कर दिया जाए, क्योंकि दुनिया भर की कई सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर इन ब्रीड्स को बैन कर दिया है। पिटीशन में ये भी बोला जा रहा है कि 12 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको बैन कर दिया है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी कई सारी जगह हैं जहाँ पर बैन कर दिया गया है, बट दिल्ली के अंदर में अभी भी यहाँ पर इनको एज अ पेट पाला जा रहा है, एज अ पेट यहाँ पर रजिस्टर किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट ने बोला कि देखो हम इस पिटीशन पर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको अगर यहाँ पर एक केस देखना है तो सीधा आप पहले सरकारी अथॉरिटीज़ के पास में जाओ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास में जाओ, कोर्ट के पास में मत आओ। वो यहाँ पे अगर कुछ मेंशन करते हैं तो आगे यहाँ पर इस केस को देखा जाएगा, समझ गए। ये यहाँ पर पर्टिकुलर स्टेटमेंट हाई कोर्ट की साइड से आया। अब यहाँ पर जो पिटीशन जारी करने वाले पर्सन थे उनका कहना यह है कि कई सारी जगह पर हो एग्जैक्टली ये रहा है कि जो ये डॉग्स हैं, इन डॉग्स का कहीं ना कहीं गलत उपयोग किया जा रहा है, एज अ वेपन यूज़ किया जा रहा है।
जो ये खतरनाक ब्रीड्स हैं इनका एज अ वेपन यूज़ किया जा रहा है, हथियार की तरह यूज़ किया जा रहा है किसी के ऊपर अटैक करवाने के लिए, ठीक है, किसी को हार्म पहुंचाने के लिए। और अगर यहाँ पे किसी ओनर के डॉग ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया तो उससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है भाई। ओनर के ऊपर थोड़ा फाइन चार्ज कर दिया जाएगा, छोटा सा अमाउंट चार्ज कर दिया जाएगा, वो ओनर पे करके बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिसको कुत्ते ने काट लिया है उसका तो नुकसान हुआ है ना। तो ये बात यहाँ पर जो पिटीशन जारी करने वाले पर्सन हैं उनके साथ में उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, बट कोर्ट ने यहाँ पर इसकी सुनवाई करने से मना कर दिया है। बोला पहले आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास में जाओ, उनके पास में इस केस को सुनाओ। समझ गए? तो ये था यहाँ पर पर्टिकुलर आर्टिकल। लेकिन करना क्या है, मतलब क्यों इतनी चर्चा हो रही है? आपको पता है कि दोस्तों पिछले कुछ समय से जो ये डॉग बाइट के केसेस हैं वो तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं। इसको लेकर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। रीज़न क्या है ना कि अगर आप लोग हमारे देश में देखोगे, इंडिया के अंदर में कितने डॉग्स हैं, तो भारत में अप्रॉक्सीमेटली 80 मिलियन के आसपास कुत्ते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स भी हैं, पेट भी हैं, ठीक है, 80 मिलियन के आसपास। तो ह्यूमन रेशियो और डॉग रेशियो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोला जाता है कि जैसे कि हर 36 लोग हैं तो हर 36 लोगों के लिए यहाँ पर एक डॉग आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो ये पॉपुलेशन है वो चल रहा है और ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती भी चलेगी। और इस इंक्रीज़ होती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए कई सारी जगह पर क्वेश्चन ये उठाए गए, क्या मार देना चाहिए डॉग्स को, क्या करना चाहिए। तो बेसिकली रिसेंटली आपको पता होगा एक बहुत अच्छा सा एक सुझाव रखा गया था, एक सोल्यूशन रखा गया था कि डॉग्स के अंदर में स्टरलाइजेशन करना चाहिए। स्टरलाइजेशन मतलब नसबंदी कर देनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर डॉग की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, जितनी है उतनी थम जाएगी और थोड़ी सी यहाँ पर कम हो जाएगी धीरे धीरे कई सारे डॉग्स की डेथ के बाद में। ये यहाँ पर इश्यूज़ जो हैं पिछले कुछ समय पर ज़्यादातर देखने को मिले हैं। रीज़न क्या था? क्योंकि डॉग बाइट की वजह से रेबीज़ के केसेस भी देश में इंक्रीज़ हुए हैं। और रेबीज़ यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही बुरी कंडीशन है। अगर यहाँ पर किसी को रेबीज़ होता है तो उससे कई सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, कह सकते हो कि इस डॉग बाइट की वजह से। अब एग्जैक्टली रेबीज़ होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इंडिया कहीं ना कहीं हॉट बेड है ह्यूमन रेबीज़ का। इंसानों में जो रेबीज़ फैल रहा है वो सबसे ज़्यादा भारत में फैल रहा है, ठीक है। दुनिया भर में रेबीज़ की वजह से जितनी भी मृत्यु हो रही हैं उसकी 1/3 मृत्यु इंडिया में हो रही हैं। बोला जाता है कि हर साल यहाँ पर 20,000 लोगों की जान जा रही है रेबीज़ की वजह से। और जबकि हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस को रोक सकते हैं, वैक्सीन से यहाँ पर बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सही समय पर जो एक्शंस हैं वो नहीं लिए जाते, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जा रही है। इंडिया में 80 मिलियन के आसपास स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे रेबीज़ के केसेस हमको देखने को मिल जाते हैं। अब ये रेबीज़ होता कैसे है? ये रेबीज़ होता है रेबीज़ वायरस की वजह से। रेबीज़ वायरस जो कि लिस्सा वायरस जीनस से बिलोंग करता है, जो रैप्डोविरिडे फैमिली में आता है। तो रेबीज़ वायरस ना दोस्तों एक प्रकार का आरएनए वायरस है, दैट इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डॉग के सलाइवा में, जो डॉग की लार होती है उसमें प्रेजेंट होता है। डॉग हो गया, कैट हो गया, मंकी हो गया, इस प्रकार के कई सारे रैबिड एनिमल होते हैं, ये जो जानवर होते हैं जिनके सलाइवा में ये आरएनए वायरस प्रेजेंट होता है, रेबीज़ वायरस, उनको हम लोग रैबिड एनिमल बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये वायरस है ये आराम से ट्रांसमिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कि भाई एक कुत्ते ने काट लिया, किसी को घाव हो गया, और उस कुत्ते का जो घाव है ना, उस कुत्ते ने जो इंसान को काटा है, इंसान का जो घाव हुआ है, ठीक है, उस घाव में कुत्ते का लार लग गया, सलाइवा लग गया, और सलाइवा उसमें रुका हुआ है, तो उससे यहाँ पर जो ये रेबीज़ इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे बॉडी में फैलने लगता है। और मैं आपको बता दूं, फिर धीरे धीरे यहाँ पर कुछ समय बाद हो सकता है हार्ट फेलियर के केसेस नज़र आएँ। और एक इंसान की जो डेथ है ये 4 दिन में भी हो सकती है, कुछ सप्ताह में भी हो सकती है, थोड़ा समय भी लग सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पर यही है ना, क्योंकि डॉग अगर काट लेता है तो काटने के बाद में रेबीज़ अगर किसी को हो जाता है तो उसके लक्षण बहुत समय बाद दिखाई पड़ते हैं। लक्षण कितने समय बाद दिखाई देते हैं दोस्तों? कभी कभी हो सकता है 4 दिन बाद दिखाई पड़ जाए। अच्छी बात है, अगर जल्दी दिखाई पड़ जाएंगे तो यहाँ पर जल्दी एक्शन लिया जा सकेगा। हो सकता है कभी यहाँ पर 2-2 साल लग जाते हैं, या फिर और ज़्यादा समय भी लग सकता है सिम्टम्स को देखने में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी यहाँ पर एक कुत्ता या एक डॉग यहाँ पर किसी इंसान को काट ले, घाव अगर हो जाए तो उसको तुरंत यहाँ पर बहुत अच्छे से साबुन से रगड़ कर धो लेना चाहिए, ठीक है, एंटीसेप्टिक्स लगाने चाहिए, ताकि यहाँ पर उसका जो सलाइवा है वो पूरी तरह से घाव में से साफ़ हो जाए और ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएं। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के तहत ये जैसे डेटा मैं आपके साथ में पहले भी शेयर कर चुका हूँ, तो बहुत सारे यहाँ पर डॉग बाइट्स के केसेस आए, लेकिन यहाँ पर रेबीज़ फिर भी थोड़ा सा कम है। दुनिया भर में अगर आप मृत्यु देखोगे तो लगभग 59,000 के आसपास मृत्यु हो रही है।
इंडिया के अंदर में 36% के आसपास डेथ हो रही है टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन की, मतलब टोटल जो ग्लोबल डेथ हो रही है रेबीज़ की वजह से उसका 36% इंडिया में हो रहा है। ह्यूमन डेथ जो रेबीज़ की वजह से देखने को मिली है 1998 में 30,000 के आसपास होती थी, 2012 में ये कम हुई, 2020 में ये और कम हुई। लेकिन पिछले कुछ समय से ये थोड़ा सा जंप हो गया है, ये थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला। आपने देखा हर 2-4 दिन बाद यहाँ पर इस प्रकार के जो आर्टिकल्स है वो न्यूज़ में रहते ही हैं कि भाई यहाँ पर डॉग का एक बाइट वाला केस निकल कर आया, यहाँ पे काट लिया, बच्चे को काट लिया, इस प्रकार के केसेस लगातार यहाँ पे न्यूज़पेपर में रोजाना के बेसिस पर दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर पर्टिकुलर केस था जिसके बारे में आपने ध्यान में रखना है। आगे आते हैं ना दोस्तों, अगला आर्टिकल एग्जाम के लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में जोड़ सकते हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले भी ये चर्चा में था। तो पंजाब में हमेशा या हर साल ना ये जो समय अभी चल रहा है ये नवंबर तक क्या होगा, स्टबल बर्निंग होगी, जो पराली होती है उसको जलाया जाएगा और पराली को जलाने की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन होता रहता है। अब दोस्तों अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पर फसल उगाई गई, फसल उगाने के बाद में इसकी पूरी कटाई कर दी गई, कटाई होने के बाद में कुछ बेसिक यहाँ पर आप देख पाओगे जो ये वेस्टेज है वो बचा हुआ है। अब ये जो बचा हुआ है इसको ख़त्म करने का कोई दूसरा एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि सीधा इसको जला दिया जाए। इसलिए यहाँ पर पंजाब के अंदर जो फार्मर्स इसको जला देते हैं और जलाने की वजह से जो धुआं निकल रहा है ना ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इससे बहुत सारा जो पोल्यूशन, बहुत सारा जो प्रदूषण है वो हमको देखने को मिलता है। उसी प्रदूषण को लेकर ये जो चिंताएं हैं वो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर में व्यक्त की गई हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अब जैसे यहाँ पर नया क्रॉप लगाना है, नई फसल लगानी है, जो हमारा पुराना वाला सीज़न है वो ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ पर जो परालियाँ हैं वो परालियाँ बच जाती हैं क्योंकि फसल की कटाई हो गई। अब जो वेस्टेज बच गया है उसका क्या करें, तो उसको यहाँ पर जलाया जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल जो स्टबल बर्निंग है, क्योंकि पराली को स्टबल बोलते हैं, तो स्टबल बर्निंग के जो केसेस हैं वो अब की बार तेज़ी से इंक्रीज़ हुए हैं। 63% से बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले साल के कंपैरिजन में। 656 इस प्रकार के इंसिडेंट्स हमको नज़र आए हैं। पंजाब का जो ये प्रदूषण को रोकने वाला कंट्रोल बोर्ड है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि इस बार का जो ये खारिफ सीज़न चल रहा है 15 सितंबर से 30 नवंबर तक, इस पूरे पर्टिकुलर सीज़न में अभी तो अक्टूबर ही आया है, नवंबर तो बाकी है भाई, अक्टूबर की भी अभी शुरुआत है, आज 6 अक्टूबर है। तो 4 अक्टूबर तक अगर हम डेटा देखें तो 656 केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं इस प्रकार के स्टबल बर्निंग के, जबकि पिछले साल केवल 415 केसेस थे और उससे पिछले साल केवल 241 केसेस, 260 केसेस। तो यहाँ पर आप देख सकोगे कि साल ब साल यहाँ पर स्टबल बर्निंग के जो ये केसेस हैं वो तेज़ी से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ये बताया गया। अब पंजाब में सबसे ज़्यादा यहाँ पे अमृतसर के अंदर में, जो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर 429 के आसपास फार्म फायर के केसेस नज़र आए। उसके अलावा यहाँ पर तारण साहिब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 88 इस प्रकार के केसेस देखने को मिले। कपूरथला में 39 केसेस देखने को मिले इस प्रकार के, जो ये पराली को जलाया जाता है ऐसे वाले केसेस, समझ गए। तो यहाँ पर ना जो ये स्टबल बर्निंग है ये साल की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पोल्यूशन के बेसिस पर। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये ऑटम का सीज़न आ जाएगा, तो इस समय ना जो पंजाब है, पंजाब से हवा बहकर सीधा नदर्न रीजन में आएगी दिल्ली की साइड में, तो वहाँ का जो ये प्रदूषण है ना वो हवा के ज़रिए सीधा दिल्ली में भी पहुँचेगा। तो ये जो पोल्यूशन है वो सीधा हमारे कैपिटल में भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा, नदर्न रीजन में इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा, ये यहाँ पर बताया गया। तो अगर ये फार्म फायर के केसेस तेज़ी से इंक्रीज़ होंगे तो इसकी वजह से आने वाले समय पर प्रॉब्लम बढ़ेगी। जबकि पंजाब की सरकार का एक कमिटमेंट है, उनका कहना यहाँ पर यह है कि इस साल हम इस प्रकार के स्टबल बर्निंग के केसेस को 50% से कम कर देंगे। वो देखेंगे कैसे किया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर और चीज़ें बताई जा रही हैं। क्या बताया जा रहा है कि फार्मर्स का कहना यह है कि हम क्या करें, आप ये बताओ। और सही बात भी है, क्योंकि फार्मर्स के पास में इसका कोई एक अल्टरनेटिव, एक ठोस उपाय नहीं है कि भाई इसके अलावा ये किया जा सकता है। वैसे कई सारे उपाय हैं, वो उपाय क्या हो सकते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। बट फार्मर्स का कहना यहाँ पर यह है कि हमारे पास में कोई इसका एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। इस वजह से हमारे पास में कोई ऑप्शन बचता नहीं है, हम यहाँ पे पराली को जला देते हैं। हमें भी पता है इससे पोल्यूशन हो रहा है, बट यहाँ पे मजबूरी है, हमको ये करना पड़ रहा है। ये दोस्तों यहाँ पर ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको पता है क्या ये आर्टिकल आपके लिए काम का है? नहीं, इसको हटा के साइड में कर दो। आपने पढ़ लिया न्यूज़, साइड में रख दो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बना, कहाँ से बनेगा? स्टबल पोल्यूशन, ये स्टबल बर्निंग क्या है, कितने बड़ा मुद्दा है देश के अंदर में, ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है ये जानना ज़रूरी है। तो वो बैकग्राउंड डेटा चलो फटाफट यहाँ पर डिस्कस करते हैं और जानते हैं इसके बारे में सारी बेसिक चीज़ों को। जैसे मैंने बोला, जीएस पेपर नंबर 2 और 3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट माना जाएगा। स्टबल बर्निंग क्या होता है? बेसिक डिटेल्स। स्टबल मतलब होता है पराली। पराली को हम जब जला देते हैं तो स्टबल बर्निंग कहलाता है, क्योंकि हमें अगली फसल लगानी है, इसको हटाने का कोई इतना अच्छा उपाय है नहीं। ठीक है, तो हमारा जो राबी क्रॉप्स लगाते हैं फार्मर्स,
हरियाणा पंजाब के अंदर में उसको लगाने के लिए थोड़ा वेट करने का, अगर हम वेट करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वेट करने की वजह सीधा पराली को जला दिया, साफ़ कर दिया खेत और सीधा यहाँ पर दूसरी फसल लगाना शुरू किया, क्योंकि पराली जलाना सबसे आसान, सबसे तेज़ तरीके से होने वाला काम है। समझ गए? आगे आते हैं। क्योंकि अगर ये पराली खेत में रुक गई या रुकी भी रह गई तो इससे कीड़े मकोड़े लग सकते हैं और आने वाली फसलों को बर्बाद कर सकते हैं। इस वजह से इसको हटाना भी ज़रूरी है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो स्टबल बर्निंग हो रही है, यहाँ पर इस तरीके से स्टबल बर्निंग करी जा रही है, उसके पीछे के रीज़न क्या है? पहला कारण क्या है? पहला कारण है टेक्नोलॉजी। आप सोचोगे टेक्नोलॉजी से तो काम आसान हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। नहीं, यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है। अब टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, हम बड़ी बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फसल की कटाई के लिए। तो वो जो मशीन है वो ऊपर ऊपर से फसल काट लेती है, लेकिन यहाँ पर कुछ इंचेस जो फसल है वो फील्ड में बच जाती हैं। अब वो बच जाती है, उसका क्या करें? तो जो एक्सेस क्रॉप यहाँ पर बच गई है ना, उसका फार्मर पहले तो यहाँ पर कुकिंग पर्पस के लिए, एनिमल्स को गर्म करने के लिए यहाँ पर आसपास यहाँ पे जला देते थे। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर रख सकते थे। ठंडियों में यहाँ पे गर्मी पैदा करने के लिए इसको जलाया जाता था। तो ऐसे यहाँ पर अलग अलग जगह से यूज़ हो जाता था। आजकल इसका यूज़ ऐसा होता नहीं है। सीधा यहाँ पर देखा कि भाई हमें अलग फसल लगानी है, दूसरी वाली लगानी है, और दूसरी फसल लगाने के लिए हमें इसको साफ़ करना पड़ेगा, और साफ़ करने के लिए सीधा इसको जला दिया, जिससे बहुत सारा प्रदूषण हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो ऊपर ऊपर से काट लेती है, जड़ से नहीं काटती। हाथ से काटते तो जड़ से यहाँ पर इस फसल को उखाड़ लेते, जिस वजह से यहाँ पर स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा ना रहती। समझ गए? अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चलो स्टबल बर्निंग हो भी रही है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? नंबर 1 प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम है पोल्यूशन। कहोगे ये तो हमें ही पता है कि यहाँ पोल्यूशन, प्रदूषण है। प्रदूषण में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो ये भी आपने पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके से धुआं निकलता है स्टबल बर्निंग से, उस धुएं में कई सारी हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, उसके बाद VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गया, साथ ही साथ में यहाँ पर कार्सिनोजेनिक, पॉलीसाइक्लिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हो गए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं इस धुएं के अंदर में, जो कि धीरे धीरे हमारे एयर को, हमारे जो वायु है उसको पूरी तरह से प्रदूषित कर देती हैं। ठीक है? और इससे एक इंसान की जो हेल्थ है वो भी पूरी तरह से ख़राब हो सकती है। फिर बात आती है सॉइल फर्टिलिटी की। केवल एक नुकसान नहीं है कि हाँ भाई का वायु प्रदूषण हो रहा है, दूसरा नुकसान यहाँ पर यह भी है, स्टबल बर्निंग की वजह से जो मिट्टी है, उस मिट्टी का उपजाऊपना जो है वो यहाँ पर ख़त्म होने लगता है। मिट्टी लेस फर्टाइल होती है, जिससे आने वाली फसलों को ज़्यादा बढ़िया, कह सकते हो, एक पुश नहीं मिल पाता। फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम है हीट पेनिट्रेशन, यानी जब स्टबल बर्निंग करते हैं तो इससे बहुत सारी जो गर्मी है वो सीधा मिट्टी में जाती है, और मिट्टी में जो नमी प्रेजेंट होती है वो नमी ख़त्म होने लगती है। समझ गए? तो स्टबल बर्निंग की वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो आपको बताया गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है पूसा डिकम्पोज़र। पूसा डिकम्पोज़र का हम यूज़ कर सकते हैं स्टबल बर्निंग को ख़त्म करने के लिए। तो हाल ही में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक बायो डिकम्पोज़र को डेवलप किया, और वो बायो डिकम्पोज़र टेक्निक जो है वो पूसा डिकम्पोज़र कहलाई। क्योंकि आपको सोल्यूशन भी पता होना चाहिए, भाई प्रॉब्लम पता चल गई, रीज़न पता चल गया, अब एक उपाय भी तो पता होना चाहिए ना। एग्जाम के लिए आपको हर एक एस्पेक्ट में सोचने की ज़रूरत है। तो पूसा डिकम्पोज़र क्या होता है दोस्तों? जो ये डिकम्पोज़र बनाया गया है ना, ये कैप्सूल के फॉर्म में बनाया गया है। कुछ यहाँ पर फंजाई के कुछ स्ट्रेन्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो है इस पूरे कैप्सूल को तैयार किया गया। अब ये कैप्सूल क्या करेगा? ये इस पराली को गलाने का काम करेगा। इस कैप्सूल में बहुत ज़्यादा ताकत है। जो ये फंजाई होता है ना, ये मदद करेगा कि कुछ एसेंशियल एंजाइम्स को प्रोड्यूस किया जाए, और वो एसेंशियल जो एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे? पराली को गलाने का काम करेंगे। अब जो ये कैप्सूल तैयार किया गया है, पूसा डिकम्पोज़र कैप्सूल, इस कैप्सूल को दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो इससे हम बहुत ज़्यादा लिक्विड बना सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर एक डिकम्पोज़र कैप्सूल जो है, इसका यूज़ करके लगभग जो फार्मर्स हैं वो लगभग 25 लीटर के आसपास लिक्विड मिक्सचर बना सकते हैं। अगर आप 4 कैप्सूल यूज़ करोगे उससे 25 लीटर के आसपास लिक्विड बना सकोगे। ठीक है? उसमें आपको थोड़ा गोल्ड डालना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पर आटा डालना पड़ेगा, चने का आटा। ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद में ये जो मिक्सचर है ये इतना तैयार हो जाएगा कि 1 हेक्टेयर की ज़मीन पर आप इसका छिड़काव कर सकते हो। तो फटाफट यहाँ पर इसका छिड़काव करके क्या कर सकते हैं? पराली को हम पूरी तरह से गला सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। कहोगे अच्छा सोल्यूशन है, भाई यही अपनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है कि केवल 20 दिन लगेंगे, 20 दिन में ये जो पूरा का पूरा डिग्रेडेशन है, सारी पराली गल जाएगी। इसका फिर यहाँ पर कोई ऐसा एनवायरनमेंट के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेनिफिट तो कई सारे हैं। पहला फ़ायदा तो यही है कि इससे मिट्टी का उपजाऊपना बचा रहेगा। दूसरा तो यह है कि पोल्यूशन नहीं होगा। तो कहोगे और सस्ता तरीका है, निपटाया जा सकता है। लेकिन कहोगे तो ये अब तरीका अपनाया क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि तरीका तो पुराना है। अपना क्यों नहीं रहे? अपना इसलिए नहीं रहे दोस्तों क्योंकि अभी भी फार्मर्स को पूसा डिकम्पोज़र खरीदने के लिए खर्च तो करना पड़ेगा ना। समझ गए? उसको खरीदने के लिए खर्चा करना पड़ेगा।
उसको परचेज़ करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो स्टबल बर्निंग की जा रही है, क्या यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट लग रहा है? नहीं, सीधा इसको जला दिया जा रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पूसा डिकम्पोजर को या फिर इसको अवेलेबल करवाया जाए अच्छे लेवल पर, जिस वजह से यहाँ पर इनको सपोर्ट मिल सके और ये यहाँ पर इसका यूज़ कर सकें। क्लियर हो गया? तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो आर्टिकल है ये आपको समझा दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे ना अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी जो रानी दुर्गावती जी हैं ये न्यूज़ में बनी हुई थी, ये फिर से न्यूज़ में आई हैं। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। हमारे प्रधानमंत्री जी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, श्रद्धांजलि दे रहे हैं वीरांगना रानी दुर्गावती जी को जबलपुर के अंदर में, जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। वहाँ पर उन्होंने पब्लिक मीटिंग की, पब्लिक मीटिंग में कई सारा डिस्कशन हुआ, ठीक है। तो उसके बारे में बात की गई। थोड़ा यहाँ पर आप कह सकते हो ना, एक दूसरे की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इनको ये कहना उनको वो कहना, वो यहाँ पर पॉलिटिक्स चलती रहती है। लेकिन हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इतना फोकस नहीं करने वाले। हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो रानी दुर्गावती जी के ऊपर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इनका अगर आप इतिहास देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा करेजियस हिस्ट्री यहाँ पर इनकी रही है। अभी हाल ही में होता क्या है, हमारे पीएम मोदी ने वीरांगना रानी दुर्गावती जी का एक मेमोरियल और इनका गार्डन का एक फाउंडेशन स्टोन, इसकी जो नींव है वो रख दी है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा डेडिकेट किया गया है 16वीं सेंचुरी की इन क्वीन को, इन महारानी को, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में बनी हुई है। तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली यहाँ पर कौन थी रानी दुर्गावती जी, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रेजेंट दी गई हैं और यहाँ से आप इनके बारे में पढ़ सकते हो। क्या बात है, आओ समझते हैं। रानी दुर्गावती जी का जन्म होता है 1524 में। कहाँ पर? महोबास चंडेला डायनेस्टी में, जो आज के समय पर उत्तर प्रदेश के अंदर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है, एग्जैक्टली हम वहाँ की बात कर रहे हैं। तो जो चंडेलास थे वो जाने जाते थे, जो खजुराहो टेम्पल के बारे में आपने सुना है दोस्तों, जो 11वीं सेंचुरी के खजुराहो टेम्पल हैं उनको जो बनाया गया है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर चंडेलास जाना जाते थे। उन्होंने यहाँ पर इन टेम्पल्स को बनवाया। अब रानी दुर्गावती जो थी, इन्होंने यहाँ पर विवाह किया दलपत शाह से। दलपत शाह कौन थे? ये पूरे गौंड किंग संग्राम शाह के बेटे थे, ठीक है। अब क्या होता है, ये लोग यानी कि रानी दुर्गावती, दलपत शाह, ये ना पूरे किंगडम को, जो ये किंगडम था गरहा कटंगा किंगडम, इसको रूल करते हैं। और रूल करते करते यहाँ पर क्या होता है कि इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब दलपत शाह की डेथ के बाद में क्या होता है, रानी दुर्गावती अकेले यहाँ पर इस पूरे किंगडम को रूल कर रही होती हैं, ठीक है। बिल्कुल बहादुरता से, करेज के साथ में पूरा रूल कर रही होती हैं। तो ये जो किंगडम ऑफ गरहा कतंगा है, इसमें कौन कौन से रीजन आते थे? नर्मदा वैली हो गया, उसके बाद नदन मध्य प्रदेश के कई सारे रीजन्स हो जाते थे। तो उन सबको ये रूल कर रही थी। और यहाँ पे जो ट्राइब थी, गौंड ट्राइब सबसे प्रोमिनेंट ट्राइब यहाँ पर दोस्तों हुआ करती थी सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। अब सरकार के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये जो क्वीन है और इन क्वीन के जो जनरल्स थे, इन सब ने मिलकर इस पूरे किंगडम को 16 साल तक मैनेज किया, 16 साल तक चलाया। लेकिन फिर बाद में गरहा कटंगा के ऊपर मुगल अटैक हुआ। तो रानी दुर्गावती जी, जो कि एक बहुत ही बहादुर महारानी थी गरहा कटंगा की, इन्होंने यहाँ पर मुगल एम्पायर के इस एक्सपेंशन को काफ़ी रोका। लगभग 16वीं सेंचुरी के अंदर, मिड 16वीं सेंचुरी में जिस तरीके से मुगल एम्पायर ग्रो कर रहा था, उसको रोकने की पूरी कोशिश की, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर खड़ी रहीं। अपनी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन्होंने दिखाई अकबर से लड़ते लड़ते, ठीक है, क्योंकि अकबर का बेसिकली जो कमांडर था असफ खान, उससे लड़ाई हुई, उससे लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को यहाँ पर दिखाया। और मैं आपको बता दूं, वो जो बैटल चल रही थी असफ खान के साथ में, उस बैटल को यहाँ पर ये जीत गई, अपने किंगडम को यहाँ पर इन्होंने बचा लिया मुग़ल से। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे जो मुग़ल्स हैं वो वापस इकट्ठा होते हैं, अपनी रीग्रुपिंग करते हैं और अपनी जो फोर्सेस हैं उसको लेकर यहाँ पर चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब इनके किंगडम के ऊपर, महारानी के किंगडम के ऊपर यहाँ पर वो जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन महारानी ने घुटने टेकने से अच्छा, सरेंडर करने से अच्छा ये समझा कि यहाँ पर जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस कर दिया जाए। तो इन्होंने यहाँ पर यही डिसाइड किया और अपनी जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस कर दिया। सरेंडर करने से अच्छा यहाँ पर लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में बनी रहती हैं, ठीक है। और अगर हम इनके लेगेसी की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे बोला यह जाता है, जो एक पर्सन है अबुल फज़ल बेसिकली अकबर का जो कोर्ट था ना, उस कोर्ट के हिस्टोरियन थे। तो उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया रानी दुर्गावती जी को कि रानी दुर्गावती जी ब्यूटी, ग्रेस, करेज और ब्रेवरी की यहाँ पर पूरी एक कॉम्बिनेशन थी। और इन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने पूरे कल्चर को, अपने संस्कृति को बचाते हुए, उसको प्रोटेक्शन देते हुए। तो ये यहाँ पर इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहाँ पर फॉर द हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
अगला आर्टिकल भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, एक रिपोर्ट की, फ्रीडम हाउस रिपोर्ट। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट ने बोला है कि इंडिया के अंदर में इंटरनेट को लेकर ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी गई है। और इंडिया को लेकर नहीं दोस्तों, कई सारी कंट्रीज़ में, आपको बता दूं ये जो रिपोर्ट है ना, इस रिपोर्ट का जो डेटा होता है, इस डेटा में ये क्या शो करते हैं कि दुनिया भर में कौन कौन से देश हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा छूट नहीं है लोगों को। ठीक है, इंटरनेट पर अगर कुछ करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो उसमें इंडिया की भी रैंकिंग इन्होंने बहुत बुरी दी है। तो ये पूरा इंटरनेट फ्रीडम को लेकर रिपोर्ट क्या बोलता है मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़, ये जो आपको लिस्ट दिख रही है ना, इस लिस्ट में जो टॉप पर कंट्री है, यानी कि इंटरनेट वहाँ पर फ्री है या नहीं है, लोग यहाँ पर आप कह सकते हो लोगों को छूट मिली है इंटरनेट को प्रॉपर यूज़ करने की या नहीं, तो आइसलैंड टॉप पर है। आइसलैंड के अंदर में आइसलैंड का स्टेटस बिल्कुल फ्री है और आइसलैंड का स्कोर 94 है। दोस्तों 0 से लेकर 100 के बीच में यहाँ पर स्कोर दिया जाता है, और जिस कंट्री का स्कोर 0 होगा यानी वहाँ पे इंटरनेट को लेकर बिल्कुल भी छूट नहीं है, और जिस कंट्री का स्कोर सबसे ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल आइसलैंड का स्कोर सबसे ज़्यादा है 94 है 100 में से, तो यानी कि इंटरनेट को लेकर यहाँ पे लोगों के पास में ज़्यादा छूट है। आइसलैंड के बाद में दूसरे नंबर पर यूके देखने को मिलेगा, 79 स्कोर है। जर्मनी के पास में 77 है, यूएस 76 है, ब्राज़ील 64, श्रीलंका 52, इंडिया 50। भारत को यहाँ पर बिल्कुल बीच में रखा है, 50 स्कोर दिया गया है, यानी इंडिया भी थोड़ा फ्री है, पार्टली फ्री है। ठीक है, यहाँ पर भी लोग फ्री हैं लेकिन थोड़े फ्री हैं इंटरनेट पर, इंटरनेट को यूज़ करने में। जबकि पाकिस्तान की जो स्कोर है वो है 26, यानी पाकिस्तान नॉट फ्री स्टेटस में आता है। यहाँ पर लोगों के पास में ज़्यादा बढ़िया छूट नहीं है इंटरनेट को इस प्रकार से यूज़ करने की। तो ये जो नई रिपोर्ट आई है फ्रीडम हाउस की, फ्रीडम हाउस बेसिकली क्या है ना दोस्तों, ये अमेरिका का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता है, दुनिया भर में इंटरनेट फ्रीडम कितना है उसके बारे में डेटा पब्लिश करते हैं। इन्होंने बोला धीरे धीरे पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में इंटरनेट को लेकर जो ये छूट दी जा रही है लोगों में, वो कम होती हुई चली जा रही है। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों एक बात और बोली गई है, इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जिस तरीके से यहाँ पर डिजिटल रेप्रेशंस इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो ये इंटरनेट है इस पर कभी कभी शटडाउन हो जाता है कई सारी जगह पर, तो उस मामले में ईरान टॉप पर है। भाई ईरान में कई बार इंटरनेट को शटडाउन किया गया, इंटरनेट सर्विसेज शटडाउन कर दी गई, व्हाट्सएप ब्लॉक हो गया, इंस्टाग्राम ब्लॉक सब कर दिया इन्होंने। उसके अलावा यहाँ पर जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट होता है, क्योंकि कई सारी सरकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट चलता है, भाई सरकार सही नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट उठने लगते हैं, तो उस प्रदर्शन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाता है ताकि सरकार के खिलाफ कुछ बातें फैलाई ना जा सकें। और मैं आपको बता दूं, चाइना लगातार 9 साल से ये कहीं ना कहीं दुनिया का सबसे बुरे एनवायरनमेंट में आता है। यानी इंटरनेट को लेकर चाइना में बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है लोगों के पास में। ये पिछले 9 साल से लगातार वर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है, और इस बार म्यांमार भी वर्स्ट कैटेगरी में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको पता है म्यांमार में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, मिलिट्री के पास में सारी ताकत है, तो लोगों के पास में इतनी छूट नहीं है खुलकर बोलने की। वो यहाँ पर नहीं बोल सकते इतना कुछ, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, तो मिलिट्री ने वहाँ पे प्रोटेस्ट वाले लोगों को, अपने ही देश के लोगों को मार डाला। कई मृत्यु हुई है म्यांमार में, समझ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा छूट नहीं है इन कंट्रीज़ में। फिर बात आती है इंडिया की, तो इंडिया में भी यहाँ पर कई बार इंटरनेट शटडाउन्स करे गए हैं पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो। और पिछले ही साल, या फिर आप देख पाओगे जैसे कश्मीर में जो आर्टिकल 370 को हटाया गया, उसके बाद से यहाँ पर कई समय तक यहाँ पर इंटरनेट शटडाउन रहा। तो इंडिया के अंदर भी इंटरनेट शटडाउन रहा। प्लस यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर यूट्यूब, उसके बाद ट्विटर को ऑर्डर दिया था, जो BBC की डॉक्यूमेंट्री आई थी, है ना, उसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए, भाई आप यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाओगे, तो सरकार ने इनको ऑर्डर दिया था। तो अगेन यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो इंटरनेट के ऊपर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस भारत सरकार की साइड से भी लगाए। हम नए नियम लेकर आ गए, अपने IT रूल्स लेकर आ गए। IT रूल्स के तहत हम लोगों ने यहाँ पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनकी कमर और ज़्यादा कस दी कि भाई यहाँ पर जो सरकार बोलेगी जिस कंटेंट को हटाना है, वो यहाँ पर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले कंटेंट को हटाएंगे, समझ गए। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है इंटरनेट को लेकर यहाँ पर भी क्या है, इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा जो फ्रीडम था उसको यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल किया गया, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट का कहना है, समझ गए। ये बेसिकली यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बोला आइसलैंड फ्री देश है लेकिन पाकिस्तान नॉट फ्री है, इंडिया पार्टली फ्री है, थोड़ा फ्री है, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है। दोस्तों 2022 का स्टैटिस्टिका का एक बेसिकली रिपोर्ट है। 2022 में यहाँ पर ये बोला गया कि कौन कौन से देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन हुआ। तो नंबर्स ऑफ इंटरनेट शटडाउन में अगर आप देखोगे तो इंडिया टॉप पर था 2022 में, पिछले साल की बात कर रहे हैं। 2022 में 84 बार यहाँ पर भारत में इंटरनेट शटडाउन हुआ। फिर यूक्रेन, ईरान, म्यांमार, बांग्लादेश, जॉर्डन, लीबिया, सूडान, तुर्कमेनिस्तान। यह रिपोर्ट अलग है, इंटरनेट फ्रीडम रिपोर्ट अलग है। ये जो रिपोर्ट है यह है ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन्स की, कि कितनी बार इंटरनेट को रोका गया है, बंद किया गया है।
वो 2022 का अगर आप डेटा देखोगे तो इंडिया टॉप पर आपको नज़र आएगा। समझ गए? तो इंटरनेट, ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन्स को लेकर अगर आपको कुछ पूछा जाता है तो आप एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। 2022 में कई सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर इंटरनेट शटडाउन्स हुए, जिसमें इंडिया टॉप पर है। इंडिया के अलावा म्यांमार भी है, उसके अलावा तिग्रे, इथियोपिया, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं बुरे हालात में यहाँ पर इंटरनेट कई बार शटडाउन किया गया। इंडिया में सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में शटडाउन्स हुए, जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में, और उसके बाद में वेस्ट बंगाल में शटडाउन्स करे गए। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी इंटरनेट शटडाउन होता है तो कई सारे लोग यहाँ पर पूछते हैं मेन कारण क्या है। कारण यह है कि देखो कई बार ना प्रोटेस्ट चल रहा होता है गवर्नमेंट के खिलाफ, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, स्कूल के एग्जाम हो गए, इलेक्शंस हो गया, तो इन सब कारण की वजह से इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। इंटरनेट शटडाउन मतलब पूरी तरह से इंटरनेट को बंद कर दिया। आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, आप इंटरनेट चला नहीं पा रहे हो। समझ गए? क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसका कोई असर पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है दोस्तों। इंटरनेट शटडाउन करने की वजह से एक बुरा इंपैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर में। क्या इंपैक्ट पड़ता है? पहला, इकोनॉमिक लॉसेस का इंपैक्ट। इंटरनेट शटडाउन की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है उसमें एक बहुत बड़ा झटका लगता है, स्पेशली ऐसे बिजनेस जो कि बिल्कुल इंटरनेट पर ही डिपेंडेंट है, इंटरनेट को ही यहाँ पर उसी के बेसिस पे सारा काम कर रहे हैं। या सोशल डिसरप्शंस हो गया, इंटरनेट की वजह से जो यहाँ पे कम्युनिकेशन लोगों के बीच में वो टूट जाता है, तो सोसाइटी के अंदर में कई सारे जो डिसरप्शंस हैं वो यहाँ पर क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। फिर बात आती है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। इंटरनेट शटडाउन जो यहाँ पर सरकार की साइड से किया जाता है वो कई बार इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, या फिर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके ऊपर रोक लगाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी एक बुरी ही चीज़ है, एक पर्टिकुलर डेमोक्रेसी के अंदर में ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। अब क्या है, ये भी एक इम्पैक्ट ही पड़ता है। फिर उसके बाद इम्पैक्ट दोस्तों एजुकेशन के ऊपर ही पड़ता है। आज के समय में जिस तरीके से यहाँ पर डिजिटाइजेशन हुआ है, लोग यहाँ पर पूरी तरह से जो डिजिटली आज के समय पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, उनकी जो स्टडीज़ है वो यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वो ऑनलाइन कहीं ना कहीं पढ़ाई बुरी तरह से अफेक्ट हो जाती है। समझ गए? अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर में जो इंटरनेट शटडाउन होता है इसको कौन गवर्न करता है, कौन कंट्रोल करता है, तो जितने भी इंटरनेट शटडाउन्स के ऑर्डर होते हैं दोस्तों, ये एक एक्ट के तहत दिए जाते हैं। टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017। ठीक है, इस पर्टिकुलर लॉ के तहत, ये पर्टिकुलर लॉ हमारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का है, इसके तहत यहाँ पर कह सकते हो सारी चीज़ें रेगुलेट की जाती हैं। 2017 के जो ये नियम है ये टेम्पररी शटडाउन की बात करते हैं कि भाई टेम्पररी शटडाउन कर सकते हैं हम लोग अपने इंटरनेट्स को। ठीक है, इंटरनेट को यहाँ पर टेम्पररी शटडाउन करवा सकते हैं, ये आप कह सकते हो। तो ये जो 1885 का एक्ट है ये डायरेक्टली हमारी केंद्र सरकार को मेन पावर देता है। ठीक है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो अलग अलग टेलीकॉम सर्विसेज को रेगुलेट कर सकें, कंट्रोल कर सकें, स्पेशली इंटरनेट सर्विसेज को लेकर। ठीक है, उनको लाइसेंस देने का काम कर सकें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में पावर होती है इंटरनेट शटडाउन की भी, ऐसा आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसको आप बेसिक तरीके से पढ़ सकते हो और एग्जाम में कुछ भी आएगा तो आप आराम से बता सकते हो। नाउ आते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ। तो ये जो एडिटोरियल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के हमारे सभी एडिटोरियल्स में से एक लौता एडिटोरियल ये आपको देखने को मिल जाता है। तो जो राइटर हैं वो हैं अरुण गुप्ता। इनका यहाँ पर क्या कहना है? इनका कहना है जिस तरीके से भारत के अंदर में लोगों का डाइट ख़राब हो रहा है, खान पान जो है वो तेज़ी से बदल चुका है, हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को ज़्यादा खा रहे हैं जिसमें फ्लेवर, कलर, मिठास, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, तला भुना जो खा रहे हैं, इसकी वजह से लोगों की हेल्थ के ऊपर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, कुछ पर्टिकुलर लॉज हमको लेकर चलने चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि केवल जो लीगल कानून होता है, ये कानून जो है ना, इस कानून का मेन मकसद ये होना चाहिए कि भारत में जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है इसके कंजम्पशन के ऊपर में थोड़ा सा कंट्रोल लगाया जा सके, तभी यहाँ पर हम लोगों की बचा सकते हैं। डायबिटीज़ से जो हो रही मौतें हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों राइटर क्या बोलती हैं? इनका कहना यहाँ पर यह है कि जून 2023 को अगर आप देखोगे तो जून 2023 में एक स्टडी कंडक्ट की गई है मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से। इन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ में कोलैबोरेशन किया। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, ये सारा का सारा डेटा को लेकर आए और डेटा ने ये रिवील किया कि 11.4% जो भारत की पॉपुलेशन है, या फिर कह सकते हो 10.13 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो डायबिटीज़ के साथ में जी रहे हैं, उनको यहाँ पर शुगर हुआ है। कई सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो प्री डायबिटिक है और ये भी पाया गया कि 28.6% जो भारत की पॉपुलेशन है वो ओबिसिटी से गुजर रही है, यानी मोटापे से गुजर रही है, बेफालतू का मोटापा। समझ गए? ये सारी चीज़ें हो रही हैं किसकी वजह से? ये सारी चीज़ें हो रही हैं कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की वजह से। जो हम तेज़ी से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी वजह से। अब क्या है मैटर, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है एक सबसे ठोस रीज़न और सबसे मेन रीज़न है
वो है अनहेल्दी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। अलग अलग ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है। और मार्केटिंग होने के बाद में जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट हुआ करती थी, प्रॉपर फूड हुआ करता था, वो जो प्रॉपर फूड है हमने कहीं ना कहीं उसको डिस्प्लेस कर दिया है। उसकी जगह इस प्रकार का अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है इसका कंजम्पशन ज़्यादा चल रहा है। अब यहाँ पर राइटर ने एक बात और बोली, भाई इसमें फूड में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, है ना, कुछ चिप्स हो गए, उसके अलावा यहाँ पर फ्रूट फ्लेवर ड्रिंक्स हो गई, अलग अलग फ्लेवर डाल दिया जाता है। भाई इस फ्रूट का फ्लेवर है, अब उसमें फ्रूट थोड़ी ना है, उसमें बहुत सारा चीनी और अलग से फ्लेवर डाल दिया गया है। इंस्टेंट नूडल्स हो गए, कुकीज़ हो गए, आइसक्रीम, बेकरी प्रोडक्ट्स, एनर्जी बार्स, ठीक है, अब मीठी दही भी आ रही है, पिज़्ज़ा, प्रोसेस्ड मीट, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, इन प्रोडक्ट्स में अलग से बहुत कुछ ऐड किया हुआ है। उसी को हम लोग प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। और जो साइंटिफिक एविडेंस हैं उन्होंने यहाँ पर यह दिखाया है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की जो डाइट है, उसका जो खान पीन है, वो अगर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से भरा हुआ है, इस प्रकार की ड्रिंक से भरा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा शुगर में है, फैट ज़्यादा है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, तो भैया उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो कहीं ना कहीं वो पर्सन डायबिटीज़ से गुजर रहा है और तब भी वो कंजम्पशन कर रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और मैं आपको बता दूं, हमारे देश में पिछले कुछ सालों में हर साल ये जो कंजम्पशन हो रहा है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का, ये इंक्रीज़ होता हुआ चले जा रहा है। और यही एक मेन कारण है टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस का, जितने भी हमारे एडल्ट्स हैं उन सभी लोगों के अंदर में। और जब फूड को इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, अलग से उसमें कुछ खुशबू डाल दी जाएगी, कलर डाल दिया जाएगा, फ्लेवर डाल दिया जाएगा, तो क्या होता है, वो जो नॉर्मल फूड है वो पूरी तरह से आपने बर्बाद कर दिया। और जब यह वाला फूड, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एक इंसान खाएगा, ज़्यादा वेट गेन करेगा, ज़्यादा डायबिटीज़ का रिस्क होगा, ज़्यादा और बीमारियों का, हार्ट डिजीज़ का यहाँ पर रिस्क बढ़ेगा। और आगे जाकर जो ओबेसिटी, मोटापा है, डायबिटीज़ है, यही सबसे बड़ा फैक्टर या यही सबसे बड़ा कारण बनते हैं हार्ट अटैक के या हार्ट से संबंधित बीमारियों के, या इंसान की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण ये डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ के पीछे वो अनप्रोसेस्ड फूड। एक स्टडी ने हमें यह दिखाया कि जो लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कह सकते हो कि 4 सर्विंग से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें दिल से संबंधित बीमारियां ज़्यादा हैं। और जो लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं उनमें बीमारियां कम हैं लेकिन हैं। और कहीं ना कहीं इन सभी लोगों के लिए मृत्यु का कारण बन रहा है यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसेस्ड फूड। अब राइटर ने यहाँ पर कुछ और चीज़ें मेंशन कर रखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से सुनना। इनका यहाँ पर कहना है कि ये जो फूड इंडस्ट्री है ना, पूरी इंडस्ट्री जो चल रही है, इनके लिए इंडिया एक प्लेग्राउंड बन चुका है। भाई ये देखो, शुगर से भरा हुआ, चीनी से भरी हुई ड्रिंक जो है ना, ये जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोगों की आबादी बहुत कम है, बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं, है ना, एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो चीनी से भरी ड्रिंक जो है, इनका कंजम्पशन पिछले 20 सालों में सबसे लोवेस्ट लेवल पर आ चुका है इस समय पर। अब इस वजह से कंपनियों को घाटा हो रहा है। अब वही कंपनियों की सेल कम हो रही है, तो कंपनियों की जब सेल कम होने लगी तो इन्होंने अपनी ड्रिंक को लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़, भारत और बाकी सारी कंट्रीज़ जैसे यहाँ पर, इन देशों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया कि भाई इन देशों में हम बेचेंगे। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी है। इंडिया कहीं ना कहीं इन फूड इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड बन चुका है। भाई बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो ये कंपनी है वो अपने मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड कर देती हैं, मार्केटिंग के ऊपर खर्च करती हैं। एडवर्टाइजमेंट चल रहा है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का, बिवरेजेस का, ये जो ड्रिंक्स हैं इनका, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो इस मार्केटिंग की चपेट में आ रही है। लोगों का जो यहाँ पर चॉइस है वो खान पीन का, वो यहाँ पर चेंज कर रही है फूड इंडस्ट्रीज़। और फिर उसके बाद में ये जो फूड इंडस्ट्रीज़ हैं वो ब्लेम करती हैं लोगों को कि भाई आपकी चॉइस गलत है, आपकी बैड चॉइस है। लेकिन ये नहीं पता कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। भाई जैसा एनवायरनमेंट है वैसे तो लोग ढलेंगे, वो जो एनवायरनमेंट है उसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये जो मार्केटिंग है, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको पूरी तरह से अट्रैक्ट करती है। भाई बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, चॉकलेट्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे गिफ्ट, कार्टून कैरेक्टर्स, इंसेंटिव्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। उस वजह से यहाँ पर जो बच्चा है ना, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, उसको वो चाहिए ही चाहिए। जैसे कई सारे प्रोडक्ट आपको पता है आजकल यहाँ पर चिप्स और बहुत सारी चीज़ आ रही हैं, है ना, जिसमें यहाँ पे अलग से टॉय वगैरह ऐड कर दिया जाता है। अब बच्चा यहाँ पर उस टॉय के लिए उस प्रोडक्ट को खा रहा है। ये सारी काम यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये सब खेल किसका, ये रणनीति किसकी है, ये स्ट्रेटजी है फूड इंडस्ट्री की। और इसका जो परिणाम है वो क्या निकल कर आ रहा है, इसका रिजल्ट यहाँ पे निकल कर आया है डीपनिंग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। जो हमारी पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है वो ज़्यादा है, डायबिटीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा है। जो ये चीनी भरी ड्रिंक्स हैं, ये सबसे बड़ा मेन सोर्स बन चुका है लोगों का शुगर के पीछे का रीज़न जो है।
उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हमें कहीं ना कहीं कुछ नए नियम, कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस की आवश्यकता है। जो ये पूरी फूड इंडस्ट्री है, ये फूड इंडस्ट्री कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं देखती, मतलब मार्केटिंग के ऊपर इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनको पार्टनरशिप मिल रही है अच्छे से, सारा काम बढ़िया चल रहा है। उसके बाद में ये इंडस्ट्री क्या करती हैं, ईट राइट कैंपेन और बाकी सारे कैंपेन में जाकर वहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट देती है कि भाई हमारा सामान बहुत सही है ना, हमारे सामान में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों की हेल्थ को यहाँ पर डेवलप करेगा। लेकिन ऐसा कुछ दोस्तों होता नहीं, अपने फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स क्लेम करते हैं वो। और इसी वजह से जो FSSAI नाम की बॉडी है, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने यहाँ पर अपना रिस्पॉन्स दिखाया और ये बोला कि भाई ये जो फूड इंडस्ट्री है ना, इसका जो एक डोमिनेटिंग रोल है, ये क्या करना पड़ेगा, इनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाने पड़ेंगे। और रिस्ट्रिक्शंस लेकर आए गए भाई, इनसे बोला कि भाई आप अपने पैकेट के ऊपर में पैकेज ऑफ लेबलिंग लगा दो, यानी जो भी पैकेट होगा उस पर एक लेबल लगा देना, भाई इसमें ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ इतनी है, ये चीज़ इतनी है, जिससे इंसान पढ़कर यहाँ पर हिसाब लगा सके और बोल सके या समझ सके कि यार ये मेरी हेल्थ के लिए सही है या नहीं है। आपको उस प्रोडक्ट पर लिखना पड़ेगा और सच्चाई लिखनी पड़ेगी, भाई बिल्कुल फ्रंट पर एक लेबल लगाना है, उस प्रोडक्ट के बैक पर नहीं, फ्रंट पर एक बड़ा बड़ा लेबल लगाना है जो कि इंसान को आराम से दिखाई पड़े, वो पढ़े तो समझ जाए वो सामान उसके लिए हेल्दी है या अनहेल्दी है। ये बातें, ये सारी चीज़ें लागू की गई। अब क्या होता है कि इंसान यहाँ पर, अब देखो ये भी प्रॉब्लम ऑब्वियस बात है, कई सारे लोग यहाँ पर ये उन चीज़ों को पढ़ नहीं सकते, कई सारे लोग पढ़ सकते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हमें प्रॉपर इन जो फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, इन इंडस्ट्रीज़ को लेकर हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आने पड़ेंगे, जैसा अलग अलग देशों ने किया। भाई बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पे उतर चुकी हैं इस फील्ड में, तो ये एक लौता तरीका है सरकार जिससे हमें बचा सकती है। सरकार को यहाँ पर जो ये फूड इंडस्ट्रीज़ की जो ये मैनिपुलेटिव स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो रणनीतियाँ हैं, खतरनाक रणनीतियाँ हैं, इनसे बचाने के लिए हमें एक प्रॉपर नियम कानून लेकर आना पड़ेगा, या एक ऑर्डिनेंस हो सकता है, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर में जो आर्टिकल 123 123 जो है हमारे संविधान का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का कंजम्पशन, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम लोग हेल्दी फूड को थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हैं। जो अनहेल्दी फूड है उसके ऊपर वार्निंग लेबल लगाओ सीधा सीधा, और जो कंट्रीज़ जो कंपनियां अनहेल्दी फूड को प्रमोट कर रहे हैं, या जो पर्सन अनहेल्दी फूड को प्रमोट कर रहा है, ड्रिंक्स को प्रमोट कर रहा है, उसके ऊपर बैन लगाओ, पहले उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाओ। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे हम चीज़ों में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका की सरकार हो गई, साउथ अफ्रीका के बाद में नॉर्वे की सरकार हो गई, मैक्सिको की सरकार हो गई। ये जो कंट्रीज़ हैं दोस्तों, इन सब कंट्रीज़ ने ऐसा ही एक्शन उठाया। इन सब कंट्रीज़ ने क्या किया, अपने देश में जो हेल्दी फूड है उसको ज़्यादा प्रमोट किया, और जो अनहेल्दी फूड है उन सबको छांटा, और छांटने के बाद में उनके ऊपर रोक टोक रिस्ट्रिक्शंस लगाई, वार्निंग लेबल लगा दिया सीधा सीधा, भाई आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। और जो भी कंपनियां प्रमोशन कर रही थी उन सब कंपनियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, उनको बैन कर दिया, जिससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर कंट्री में एक हेल्दी फूड का प्रमोशन होगा, और हेल्दी फूड की वजह से लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, लोगों का डेवलपमेंट अच्छा होगा, और वही हेल्दी लोग क्या करेंगे, आपकी देश की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। समझ गए? तो इस प्रकार के जो स्टेप्स हैं नॉर्वे जैसे कंट्री ने यहाँ पर उठाए हुए हैं, तो ये भी हमें समझना होगा। ये एक आइडिया है जिसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, ऐसा यहाँ पे अरुण गुप्ता जी का कहना है। समझ गए? तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा ट्यूटोरियल हुआ समाप्त। आई होप आपको मज़ा आया होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में सारी की सारी जो डिटेलिंग्स है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी हैं। ना फटाफट आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का मेंस का क्वेश्चन हमारा इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, ओनली अ लीगल फ्रेमवर्क और एन ऑर्डिनेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स कैन सेफगार्ड पीपल फ्रॉम द स्ट्रेटजीज ऑफ द फूड इंडस्ट्री एग्जामिन। मतलब केवल जो हमारे कानूनी ढांचा है या कोई ऑर्डिनेंस, कोई लॉज, क्या है, अध्यादेश, केवल यही चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के कंजम्पशन से लोगों को बचा सकती हैं, और प्लस जो ये फूड इंडस्ट्री की स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो ये इनकी रणनीतियां हैं, इनसे यहाँ पे बचा सकती हैं लोगों को। इस पे आप क्या सोचते हो, क्या विचार करते हो? आपने ये इसके बारे में लिखना है 250 शब्दों में। तो केवल इस प्रकार के नियम कानून जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कम करना, यही एकलौता रास्ता है जो हमें फूड इंडस्ट्री की रणनीतियों से, इनकी खतरनाक रणनीतियों से बचा सकता है। हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट्स इसको अच्छे से पकड़कर एक बढ़िया आंसर लिख सकें। तो यहाँ पे पूछा जाता है, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की खपत को कम करने के उद्देश्य से केवल एक कानूनी ढांचा या अध्यादेश ही लोगों को खाद्य उद्योग की रणनीतियों से बचा सकता है। परीक्षण करें। डिटेल से आंसर लिखना, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। आप जैसी फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है।
जब आप सभी लोग दो दो आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है दोस्तों, आप जाकर उसका हिस्सा ज़रूर से बन सकते हैं। समझ गए? चलो अब करते हैं हम लोग अपने इस सेशन को समाप्त, क्योंकि आज के डिस्कशन बस इतना ही था। सैटरडे में हमारे फ्राइडे में जो आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, ऑलरेडी बहुत कम आते हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। जो इंपॉर्टेंट था वो हमने आपके साथ में डिस्कस किया। नाउ एक छोटा सा आर्टिकल और है, जैसे ये वाला है। अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी परसों ही मैंने डिस्कस किया, आपको याद होगा। जो हमारा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स स्पेशली जब बात करते हैं हम गुड्स की, तो गुड्स के सेक्टर में अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये हमारा जो इंडेक्स है वो तेज़ी से गिरावट देखने को मिली यहाँ पर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट नजर आया। लेकिन सर्विसेज के सेक्टर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सितंबर है उसमें थोड़ा सा बूस्टअप देखने को मिला। इसमें कुछ खास न्यूज़ नहीं है, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, इस वजह से मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हमेशा चेंज होता रहता है ये जो डेटा है, ठीक है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। एक चीज़ और, कई सारे लोग पूछते हैं कि सर यहाँ पर जो ये डेटा है आप दिखा दो, बैकग्राउंड डेटा, इसको हम कहाँ से ओपन कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर पर जाओगे और प्ले स्टोर पर जाने के बाद में वहाँ से एक ऐप डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट, ठीक है। इस ऐप में इस वाले PDF को ओपन करना, सारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सबको ओपन करके आराम से डिटेलिंग्स आप पढ़ सकते हो, उसको कॉपी पेस्ट करके कहीं और पर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।